है ना। बहुत सारे हमारे जो है बायोपॉलीमर्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो असाइन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपने पूरी बॉडी की स्टडी करने की बजाय एक छोटा सा टिश्यू ले लिया, ठीक है, और उस टिश्यू को स्टडी किया आपने माइक्रोस्कोप के अंदर। और उसमें आपने क्या क्या देख लिया, उसमें आपने डीएनए देख लिया, आरएनए देख लिया, प्रोटीन देख ली, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें देख ली। जैसे आपने कि और भी डीपर लेवल पे और भी स्मॉलेस्ट यूनिट पे चले गए, तो आपने एटम्स वगैरह भी देख लिए, है ना। तो इस तरह से आपने क्या किया कि होल बॉडी को एक टिश्यू में रिड्यूस करके आपने उसका सबसे जो बेसिक पार्ट है, जो सबसे छोटा पार्ट है, उसकी स्टडी कर ली मॉलिक्यूलर लेवल पे। और इसमें आपने जो टेक्निक्स यूज की बेटा, वो कौन सी थी? फिजिक्स की टेक्निक थी। फिजिक्स की टेक्निक यूज कर ली, केमिस्ट्री की टेक्निक यूज कर ली, है ना। तो इसी को कहा गया बेटा जो है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। अब जैसे आपको किसी डिजीज की स्टडी करनी है, मान लो आपको किसी इनहेरिटेंस की स्टडी करनी है, किसी को जो है इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम है, मतलब मान लो किसी को एक्स लिंक कोई डिजीज है, किसी को जो है ऑटोसोमल कोई डिजीज है, तो आप क्या करोगे, है ना। तो आप क्या करोगे बेटा, आप जो है पूरी की पूरी बॉडी की स्टडी नहीं करोगे। अगर आप किसी की डिजीज की कोई स्टडी करते हैं, तो फिर आप क्या करोगे, उनके डीएनए की स्टडी कर लोगे, है ना। उन डीएनए में अधिकतर जो है क्या होता है, डीएनए में प्रॉब्लम की वजह से, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो इसकी वजह से इनहेरिटेंस होती है ना। तो किसी को क्या प्रॉब्लम है जेनेटिक लेवल पे, उसकी स्टडी आपको करनी है, तो आप डीएनए की स्टडी कर लोगे मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो आपको पता चल जाएगा कि उसको कौन सी प्रॉब्लम है। तो इसी तरह से मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, आपने एक छोटी से मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करके पता कर लिया। बहुत सारे डायग्नोसिस सेंटर पे यही होता है, ठीक है। बहुत सारी क्या मतलब, डायग्नोसिस सेंटर पे यही ही होता है, इसी तरह से स्टडी करते हैं ना, डायग्नोसिस करते हैं बहुत सारी डिजीज की। आपको जब बायोप्सी करानी होती है, तो आपका एक टिश्यू लिया जाता है, ना कि होल बॉडी, है ना। तो इसी तरह से जो है इसी चीज को कहते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो क्या है बेटा, एक बार हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं इसकी। द फिजिको केमिकल अप्रोच to study and understand living organism is called reductionist biology. The concept and technique of physics and chemistry are applied to understand biology. तो इन्होंने कहा कि जो फिजिक्स और फिजिको केमिकल अप्रोच है स्टडी करने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसको कहा गया रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये है बेटा कि ये वाली जो लाइन है, ये एज इट इज एनसीईआरटी की पूछी गई है हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो इस लाइन से क्वेश्चन बना है, अभी मैं उसको दिखा रही हूँ आपको। द फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ये पूछा गया है बेटा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ये टर्म जो है फिजिको केमिकल याद रख लेना है। यहाँ पे उन्होंने बिहेवियरल भी दे दिया है, फिजियोलॉजिकल भी दे दिया है। तो यहाँ पे जो है वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की टेक्निक का यूज करके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और कंसाइज करने के लिए मैंने लिखा है अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम। जो बायोलॉजिकल सिस्टम है हम लोगों का काफी कॉम्प्लेक्स है, तो उसको क्या करेंगे, छोटा छोटा ब्रेक कर देंगे उनके सिंपलर फंडामेंटल कंपोनेंट्स में, जैसे कि मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर दिया, जीन्स में, सेल्स में, बायोकेमिकल पाथवेज में। तो ये हो गया हमारा बेटा रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। जैसे कि पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, उसके ऑर्गन सिस्टम, उससे छोटी यूनिट, फिर ऑर्गन, उससे छोटी यूनिट, फिर टिश्यू, फिर सेल्स, फिर ऑर्गेनेल्स, फिर मॉलिक्यूल्स, फिर एटम्स। तो ऐसे उनकी सबसे सबसे जो सिंपल यूनिट है उस पर जाके स्टडी करना इज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ओके। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इससे थोड़े। इसको देखेंगे बेटा। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इज कंसीडर्ड एज कंसीडर्ड अ रिडक्शनिस्ट अप्रोच बिकॉज स्टडी ऑर्गेनिज्म एट द इकोसिस्टम लेवल। नहीं, इकोसिस्टम लेवल पे तो हम बात नहीं कर रहे हैं ना। एक्सप्लेन लाइफ प्रोसेस एट द मॉलिकुलर लेवल, फोकसेस ऑन पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन की अभी कोई बात ही नहीं हुई है। स्टडीज द मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसकी भी बात नहीं हुई बेटा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि जो एक होल ऑर्गेनिज्म है उसकी बहुत ही बेसिक यूनिट की स्टडी की मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके।
है ना। यहाँ पे हमने डीएनए की स्टडी की, प्रोटीन की स्टडी की, आरएनए की, तो ये सब हमारे मॉलिक्यूलर लेवल की स्टडी होती है। तो यहाँ पे हमने लाइफ प्रोसेस को एक्सप्लेन किया एट द मॉलिक्यूलर लेवल। ये क्वेश्चन इस तरह से वो पूछ सकते हैं कभी। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी एक्सप्लेन्स कॉम्प्लेक्स ट्रेट बाय स्टडीइंग डीएनए, आरएनए, प्रोटीन दैट इज मॉलिक्यूलर लेवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन 2, which of the following statement refers to the reductionist biology? कौन सा स्टेटमेंट है जिसको रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहा जाएगा? फिजिको-केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिजिको-केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने अभी बताया था। फिर इन्होंने देखो फिजिको-केमिकल की जगह फिजियोलॉजिकल अप्रोच कर दिया है टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। Chemical approach to study and understand living organism, behavioral approach to study and understand the living organism। तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। हमारा सही स्टेटमेंट कौन सा बेटा? इसमें फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, आगे बढ़ेंगे बेटा, जानेंगे थोड़े से जी.आर. रामाचंद्रन जी के बारे में। बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट दिया था। क्या दिया था बेटा? रामाचंद्रन प्लॉट, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं। रामाचंद्रन प्लॉट दिया था इन्होंने, और रामाचंद्रन प्लॉट में इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था अलाउड कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन, अलाउड कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। आजकल नीट में थोड़ा सा साइंटिस्ट के बारे में पूछने लगे हैं, तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम लोग इनके बारे में। इनकी पूरी हिस्ट्री नहीं हमें पढ़नी है, पर इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है बायोलॉजी में उसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है। जी.एन. रामाचंद्रन, एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, वाज द फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स। ठीक है। His discovery of the triple helical structure of collagen published in Nature 1954 and his analysis of allowed conformation of protein through the use of Ramachandran plot rank among the most outstanding contribution in the structural biology। यहाँ तक हमारा इम्पोर्टेंट है बेटा। यहाँ के बाद उनके बारे में डिटेल दिया है कि वो कौन थे, क्या थे, ये सब आप लोग पढ़ लेना। ये इतना मतलब नीट के पर्सपेक्टिव से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि ये किस लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है क्या किया, एक रामाचंद्रन प्लॉट बताया जो कि किस बारे में था? अलाउड कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में था। ठीक है। हायर लेवल पे आप लोग इसकी डिटेल पढ़ोगे रामाचंद्रन प्लॉट की, अभी बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। तो इनका मेन काम किस चीज पे था? प्रोटीन स्ट्रक्चर पे, फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर पे। किस बात पे था? फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। और इनको प्रोटीन पे काम करना इतना ज़्यादा पसंद था कि इन्होंने एक जो है फाउंड किया, एक मद्रास स्कूल की स्थापना की इन्होंने, जो भी किस बारे में था? कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने मद्रास स्कूल की स्थापना की। तो क्या थे? फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स। बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं बेटा? जो कुछ मैक्रोमोलिक्यूल आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली सिंथेसाइज होते हैं, उन्हें कहते हैं बायोपॉलीमर्स। जैसे आपके डीएनए हो गए, जैसे आपके आरएनए हो गए, जैसे आपके प्रोटीन्स हो गए, है ना, ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए, जैसे आपके कार्ब्स हो गए, तो ये सब क्या है? हमारे बायोपॉलीमर्स ही, राइट। और तीसरी चीज हमने क्या देखी यहाँ पे? अलाउड कन्फर्मेशन
ऑफ प्रोटीन। और इनको जो है, इनकी जो एक स्टडी है वो पब्लिश हुई थी, नेचर एक जर्नल है, तो उसके बारे में भी याद रखेंगे। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में, रामाचंद्रन जी के बारे में, तो ये हमको याद रखने हैं। अबाउट रामाचंद्रन contribution. First, field of protein. Second, founder of Madras School of Conformational Analysis of Biopolymers. Conformational Analysis of Biopolymers. Third, triple helical structure of collagen, published in एक जर्नल है बेटा, नेचर, काफ़ी रेप्यूटेड जर्नल है, तो यहाँ पे उन्होंने पब्लिश कराया था अपना ये काम। और फोर्थ, रामाचंद्रन प्लॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रामाचंद्रन प्लॉट allowed confirmation of proteins। ठीक है, तो जब भी रामाचंद्रन की बात आएगी, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये पॉइंट्स एग्जाम से पहले आपकी टिप पे होने चाहिए। ओके, आगे बढ़े बच्चों, शुरू करते हैं अपना चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों सेल क्या है? क्या है सेल? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों जब आप अपने आसपास देखते हो तो आप क्या देखते हो? कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिविंग है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो नॉन लिविंग है, लेकिन इन चीजों को लिविंग और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? देखो जो लिविंग है उनके अंदर ऐसा क्या है, वो रेस्पायर कर रहे हैं, यानी कि वो ब्रेथ कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है, वो ग्रो कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज वो जो है कॉन्शियस है, वो चीजों को सेंस कर सकते हैं, इसीलिए हमने उनको क्या कहा? हमने उनको कहा लिविंग। लेकिन हमारे पास कुछ नॉन लिविंग चीजें भी हैं, हम अपने इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग चीजें भी देखते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग में हम लोग क्या देख लेते हैं? जैसे हमने वाटर देखा, जैसे हमने माउंटेन्स देखे, जैसे हम लोग वोल्केनोस वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब नॉन लिविंग है। और कुछ लिविंग चीजें हैं जो क्या है, जैसे हम हो गए, एनिमल्स हो गए, कई सारे जो है हमारे स्मॉल एनिमल्स हो गए, तो वो सब हमारे क्या है? लिविंग है। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि ये लिविंग है और ऐसा क्या है कि ये नॉन लिविंग है? बच्चों जो लिविंग है ना, किसी को भी लिविंग होने के लिए उनके अंदर क्या होना चाहिए? एटलीस्ट एक सिंगल सेल तो प्रेजेंट होनी ही होनी चाहिए। अगर उसके अंदर सेल नहीं है तो उसके अंदर कोई भी एक्टिविटी होगी ही नहीं, तो वो नॉन लिविंग कहलाएगा। ठीक है, तो सेल क्या है? हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी जो है ऑर्गेनिज्म
अगर वो जिंदा है तो एटलीस्ट वो यूनिसेल्युलर तो होगा। जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया है वो यूनिसेल्युलर तो होता है ना, उसके अंदर सारी, उसके सेल के अंदर वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए जरूरी होती हैं। तो सेल हमारी क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे सेल क्या है, एक हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट की भी तरह काम कर रही है। और सेल के अंदर जो वेरियस रिएक्शन होती हैं, जो वेरियस फंक्शन होते हैं, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग स्टेट में बनाए रखने के लिए जरूरी होती हैं। तो इसी वजह से सेल हमारी क्या है बेटा, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी है, फंक्शनल यूनिट भी है। ठीक है, देखो हमने आर.एच. व्हिटेकर सर ने हमारे क्या किया था कि जो हमारा 1 सेकेंड, आर.एच. व्हिटेकर सर ने हमारा क्या किया था, जितनी भी लिविंग चीजें थी उनको क्या किया था, उनको 5 किंगडम में उन्होंने डिवाइड कर रखा था। ठीक है, मोनेरा में, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, जितने भी हमारे प्रोकैरियोट्स थे, ऑल प्रोकैरियोट्स थे इसमें। ठीक है, फिर था हमारा प्रोटिस्टा, फिर इसमें हमने क्या पढ़ा था, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स पढ़े थे हमने, फिर हमने पढ़ा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, फिर प्लांटी, फिर हमारा लास्ट में आया था एनिमेलिया। तो जो हमारे प्रोकैरियोट्स थे बच्चों, ये कैसे थे, यूनिसेलुलर थे ये भी, और ये हमारे क्या थे, सारे के सारे यूकैरियोट्स थे। कुछ जो है यूनिसेल्युलर थे और कुछ मल्टीसेल्युलर थे। ठीक है, प्रोटिस्टा हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट हो गया, फंजाई हमारे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट हो गए। यहाँ पे बात टिश्यू लेवल पे की थी, और यहाँ पे तो हम ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आ गए थे। यहाँ पे हमने ऑर्गन सिस्टम लेवल पे भी बात की थी बच्चों, यहाँ पे हमने प्लांट्स की बात की थी, और फंजाई पे हमने क्या बात की थी, टिश्यू लेवल पे बात की थी। ठीक है, तो कोई भी जो है एक जो बॉडी होती है वो किससे मिलके बनी होती है, एक सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। अब जब ग्रुप ऑफ सेल मिलता है बच्चों, ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। ठीक है, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाता है, ये बनाता है ऑर्गन। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बनाते हैं बेटा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम जो है वो हमारा क्या बनाता है, एक बॉडी बनाता है। तो अब आप सोचो कि अगर सेल ही ना हो तो क्या ये सब चीजें बन पाएंगी, नहीं ना। तो सेल हमारी क्या हुई, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, याद रखना है इसको। रॉबर्ट हुक ने बताया था 1665 में, कॉर्क सेल में देखा था, और इनको नाम दिया था इनका सेल। फिर ये हमको याद रखना है बच्चों, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो है क्या किया था, लिविंग सेल को देखा था, और उन्होंने उन्हें क्या कहा था, एनिमल्क्यूल्स, एनिमल्क्यूल्स कहा था। ये याद रखना है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ना कि एनिमल्क्यूल्स टर्म इज गिवन बाय, तो याद रखेंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, सबको पता है, न्यूक्लियस की खोज करी थी इन्होंने 1831 में। यहाँ पे कुछ सेल दी हुई है बेटा, ये WBC है, ये RBC है, ये हमारी नर्व सेल है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं, ये प्लांट की सेल है, मीजोफिल सेल्स, और ये ट्रैकीड है। ठीक है, चलो बात करेंगे बेटा सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी को देने में कंट्रीब्यूशन 3 साइंटिस्ट का है। एक तो है हमारे स्लाइडेन, दूसरे हैं श्वान, और इसको जो एक फाइनल जो शेप दिया था वो थे हमारे रुडोल्फ विर्कोव। ठीक है, देखते हैं इन्होंने क्या कहा था।
इन 1938 मैथियस स्लाइडन और जर्मन बॉटनिस्ट, ये क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, examine a large number of plants and observe that all plants are composed of different kind of cells which form the tissue of plant। तो जो स्लाइडन थे बेटा, इन्होंने क्या किया, बहुत सारी प्लांट सेल पे काम किया था, मतलब बहुत सारे प्लांट्स पे काम किया इन्होंने, और इन्होंने देखा कि जो प्लांट्स हैं वो किससे मिलके बने हैं, टिश्यूज से मिलके बने हैं, और टिश्यूज जो है वो क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, ये इन्होंने देखा था। फिर क्या हुआ, फिर आए दूसरे साइंटिस्ट श्वान। तो श्वान ने क्या बताया, इन्होंने 1831 में काम, 38 में किया था, आई थिंक 31 में किया था, ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना, ठीक है, ईयर में नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ये आप लोग ईयर देख लेना एक बार। ओके, फिर आए स्वान, ये क्या थे हमारे, ये ब्रिटिश जुओलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट टाइप की एनिमल्स पे काम किया, जो एनिमल सेल थी उन पे भी काम किया, और इन्होंने फिर बाद में प्लांट सेल पे भी काम किया। तो इन्होंने दो चीज बताई, इन्होंने एक तो ये चीज बताई कि जो एनिमल्स हैं उनकी जो सेल है उसमें एक आउटर लेयर प्रेजेंट है, मान लो ये एक सेल है, तो उसमें इन्होंने कहा कि एक आउटर लेयर प्रेजेंट है, जिसे आज की डेट में हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और दूसरा उन्होंने बताया कि जो प्लांट्स हैं बेटा उनमें भी क्या है कि सेल वॉल जो है वो यूनिक कैरेक्टर है। ये किसने बताया, ये बताया था हमारे स्लाइडिन ने, कि प्लांट में भी एक आउटर लेयर प्रेजेंट है और एनिमल्स में भी एक आउटर लेयर प्रेजेंट है। जो प्लांट की जो आउटर लेयर है बेटा उसको उन्होंने कहा कि सेल वॉल है, और सेल वॉल क्या है कि ये जितने भी प्लांट की स्टडी इन्होंने की तो उन्होंने पाया कि सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ ऑल प्लांट सेल्स। तो उन्होंने कहा कि सेल वॉल जो है क्या है, यूनिक कैरेक्टर है जितने की जितने प्लांट हैं हमारे, और एनिमल्स में भी एक आउटर लेयर प्रेजेंट है जिसे आज की डेट में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, on the basis of Schwann proposed the hypothesis that bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells। तो इन्होंने जो कुछ भी देखा तो स्वान ने क्या कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी प्लांट हैं वो क्या है कि सेल के बने हुए हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट के बने हुए हैं। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल का जो प्रोडक्ट है वो कैसे बना, है ना, उनको ये नहीं समझ में आया कि सेल का जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से आया। उन्होंने तो ये बता दिया सेल और सेल प्रोडक्ट से बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या चीज मिसिंग थी कि सेल जो है कैसे डिवाइड करती है, नई सेल कैसे बनती है, ये चीज यहाँ पे मिसिंग थी। दूसरे हमारे जो स्लाइडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी, ठीक है, स्लाइडेन एंड स्वान। ओके, however this theory did not explain how new cell were formed। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ऐसी चीज थी जो सेल थ्योरी में नहीं बताई गई थी, ये पूछा जा सकता है। इसको फाइनल शेप दिया था रुडोल्फ विर्को ने। इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट इन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल जो है डिवाइड करती है और नई सेल्स बनती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये तो अब बहुत ही हम लोग, मतलब आप लोग इससे अवेयर हो चुके होंगे, बहुत ही याद हो गया होगा, है ना। तो इन्होंने कहा कि रुडोल्फ विल्को ने कहा कि जो भी नई सेल है वो पुरानी सेल से बनती है, यानी कि जो डॉटर सेल्स हैं वो पेरेंट सेल से बनेंगी, उन्होंने ये चीज कही। और इन्होंने सेल थ्योरी को क्या किया, एक फाइनल शेप दिया। तो इन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या बने हैं, सेल और उनके प्रोडक्ट से तो बने हैं, और जो नई सेल है वो कहाँ से अराइज हो रही है बेटा, वो अराइज हो रही है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, तो इसको हम लोग एक फाइनल शेप दे देते हैं, और मैं जो कुछ भी आपको लिखवा रही हूँ बेटा उसको आप लोग एज ए नोट्स लिख सकते हो, आगे बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। तो यहाँ पे सेल थ्योरी एक समराइज फॉर्म में लिख रही हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। सेल थ्योरी गिवन बाय स्लाइडेन, SCH
क्या कुछ मिसिंग है? वेट, लेट मी चेक। ठीक है। स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है, टुगेदर फॉर्मुलेटेड। स्वान ने क्या कहा था? स्वान ने कहा था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ cells and their product, ठीक है। और फाइनल शेप किसने दिया था? फाइनल शेप किसने दिया था सेल थ्योरी को? इन्होंने क्या कहा था बच्चों? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ cells and their product, एंड जो इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बताई थी, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम ओल्ड सेल कह लें, या क्या इन्होंने टर्म यूज किया है? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओके। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेल थ्योरी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। याद रखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं। अभी हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स पे मूव करेंगे तो ये सारे डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग जनरल एक पढ़ ले रहे हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं बच्चों, वो यूकैरियोट्स में ही पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में क्या प्रेजेंट होता है? एक राइबोसोम प्रेजेंट होता है और एक इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होता है। उसमें ना न्यूक्लियस होती है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ना गोल्जी बॉडी होती है। तो ये सारे जो हमारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल में। कौन कौन से हैं? हमारा न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोबॉडीज हैं एंड वैक्यूल्स है। प्रोकैरियोट सेल में क्या है? इनमें क्या है कि प्रोकैरियोट सेल्स lack such membrane bound cell organelles. Ribosome are non-membrane bound cell organelles found in all cell, both eukaryotes and prokaryotes. तो राइबोसोम जो है यूकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, और सबसे बड़ी बात ये क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, ओके। तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो सेल ग्रेटली cell differs greatly in size, shape and activities. For example, mycoplasma, the smallest cell, are only 0.3 micron in length, while bacteria could be 3 to 5 μm. The largest isolated single cell is the egg of an ostrich. Ostrich का जो egg होता है वो क्या है? हमारा largest single cell है, okay. Among multicellular organism, human red blood cell are about 7
mm in diameter. Nerve cell are some of the longest cell also vary greatly in their shape भी अलग अलग हो सकता है. They may be disc like, polygonal, columnar, cuboidal, thread like, even irregular. The shape of cell may vary depending on the function they perform. ठीक है, तो ये सेल जो है कई साइज में हो सकती है, कई तरह की शेप में हो सकती हैं. जो हमारी स्मॉलेस्ट सेल है वो माइकोप्लाज्मा है. जो हमारी लार्जेस्ट सेल जो आइसोलेट है वो है हमारी एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. ये याद रखना है. ठीक है बेटा. जो हमारी नर्व सेल है वो क्या है, हमारी लॉन्गेस्ट सेल का पार्ट है. ठीक है. और ये एक आरबीसी का साइज दिया हुआ है. तो क्या है कि सेल जो फंक्शन परफॉर्म करती हैं उसके आधार पे वो किसी भी शेप की हो सकती हैं, किसी भी साइज की हो सकती हैं. ठीक है. फंक्शन उनका क्या है ये मैटर करता है. जैसे जो हमारे जो आरबीसी है, अगर वो जिस शेप में है, आरबीसी जो है मान लो वो राउंड शेप में है, इस तरह से ओवल शेप में है. ठीक है. अगर वो इस तरह से नहीं होगी तो फिर वो ब्लड स्ट्रीम के साथ फ्लो कैसे करेगी, है ना. ब्लड में वो फ्लो कैसे करेगी पतली पतली वेन्स के थ्रू. तो मतलब कहने का है कि वो जो है जिस तरह के जो भी सेल हैं वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग है. उनका फंक्शन जो भी है उस आधार पे वो सेल है. ठीक. ये बच्चों आरबीसी का डायग्राम दिया हुआ है. ये डब्ल्यूबीसी है जो अमीबॉइड लाइक दिखती हैं. कोई इरेगुलर शेप है ना. कॉलमनर एपिथेलियल सेल है, लॉन्ग एंड नैरो. ये हमारी देखो नर्व सेल है, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, ट्रैकीड है ये. और ये मीजोफिल सेल्स हैं. ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है. इसको देख लीजिएगा आप लोग एक बार, क्योंकि कभी एनसीईआरटी में कभी क्वेश्चन पेपर में ऐसे डायग्राम देके पूछा जा सकता है क्वेश्चन. तो ये याद रखिएगा कि ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल है, ये नर्व सेल है, ये ट्रैकीड है और ये मीजोफिल सेल है. ठीक है. मूव करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की तरफ बेटा. बात करेंगे बेटा प्रोकैरियोटिक सेल की. प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो सब क्या हमारे दिमाग में आता है, बैक्टीरिया. हाँ हाँ बैक्टीरिया. ठीक है. और माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, यही सब तो पढ़ते हैं ना हम लोग. ठीक है. ये एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल है. इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है. ये इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि ये इसका न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए वगैरह. और ये कैसा है हमारा, ओपन है. देख रहे हो ना आप लोग, इसके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं है. इसका जो डीएनए है वो कहाँ है, साइटोप्लाज्म में अवेलेबल है. साइटोप्लाज्म में ही फ्रीली लाई कर रहा है. ठीक है. इनमें और क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पाइलस आप लोग देख रहे हो, एक लॉन्ग फ्लैजिला देख रहे हो आप लोग. ठीक है. इनकी जो सेल है उसमें क्या है, एक सेल इनवलप प्रेजेंट होता है बेटा, वो हम आगे पढ़ेंगे. उसी को हम लोग कैप्सूल भी कहते हैं. तो राइबोसोम इनमें प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है. ठीक है. बढ़ते आगे. द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ. याद रखना है इसको. प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे क्या आ गए बेटा, बैक्टीरिया आ गए, माइकोप्लाज्मा आ गए, ब्लू ग्रीन एल्गी आ गए एंड पीपीएलओ आ गए. दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल. ठीक है. इनमें क्या है कि कोई जो है सेल ऑर्गेनेल तो प्रेजेंट होता नहीं है, तो किसी भी तरह का कोई हर्डल है नहीं. तो ये बहुत ही इजीली, बहुत ही तेजी से क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. ओके. दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज. शेप एंड साइज इनका बहुत वेरी कर सकता है. इनके 4 बेसिक शेप जो है बैक्टीरिया के, वो कौन कौन से होते हैं, बैसिलस जो रॉड लाइक होता है, कोकस स्फेरिकल होता है, विब्रियो कॉमा शेप्ड होता है, एंड स्पाइरुलम जो है वो कैसा होता है, स्पाइरल होता है. देखते हैं बेटा इसको. देखो ये स्फेरिकल शेप है जिसको हमने कहा कोकस. ये है रॉड शेप जिसको हमने कहा बैसिलस. और ये स्पाइरल में ही इन्होंने विब्रियो कॉमा को भी डाल दिया है. तो ये कॉमा है हमारा क्या है, कॉमा शेप.
ये जो है हमारा एक हो गया, और ये हो गया हमारा स्पाइरल। अदर शेप भी है बेटा, फिलामेंटस भी हो सकता है, स्टार शेप भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, हाइफिलाइट भी हो सकता है, ठीक है। The organization of prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and function. All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. बेटा ये लाइन जो है इम्पोर्टेंट है कि जितने भी प्रोकैरियोट हैं उनमें क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन किसमें नहीं प्रेजेंट होती है, माइकोप्लाज्मा में। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर रही हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं माइकोप्लाज्मा सेल वॉल इज एब्सेंट, ठीक है। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें क्या है, सेल वॉल पाई जाती है सेल के बाहर, किसमें नहीं पाई जाती है, माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती है। The fluid matrix filling the cell is the cytoplasm. There is no well-defined nucleus. The genetic material is basically naked, not enveloped by nuclear membrane. In addition to genomic DNA, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmid. The plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters such as bacteria. One such character is resistant to antibiotic. Plasmid DNA used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. Nuclear membrane is found in eukaryotes. No organelle like, ये important होगा, no organelle like one in eukaryotes are found in prokaryote except for ribosome. Prokaryotes have something unique in the form of inclusion. Inclusion bodies इनमें पाई जाती है storage के लिए. A specialized differentiated form of cell membrane is called mesosome, is a characteristic of prokaryote. They are essentially enfolding of the cell membrane. Okay, let's understand it. ये क्या है बच्चों, ये मैं बना रही हूँ एक टिपिकल सेल प्रोकैरियोट्स की। इसके अंदर ये क्या है, ये इस तरह से ये पड़ा हुआ है डीएनए। ये है पूरा साइटोप्लाज्म, और ऑब्वियसली ये उसकी होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ऊपर होगा बेटा सेल एनवेलप, वो हम लोग आगे देखेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे ये मैं छोटा छोटा बना देती हूँ, राइबोसोम्स, ये सब क्या है, राइबोसोम्स। क्या होता है बच्चों, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है ऐसे ऐसे, और एक जो है एक अलग स्ट्रक्चर बना लेती है इस तरह से, ठीक है। इनफोल्ड होके फिर एक अलग स्ट्रक्चर बना लेती है। इन सब स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मीजोसोम्स। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, प्रोकैरियोट्स का, मीजोसोम्स। तो मीजोसोम्स क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। और इनमें क्या पाया जाता है, एक फ्लैजिलम पाया जाता है, और यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे क्या आपको देखने को मिलेंगे, लाइव में देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप फिम्बरी भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल हो गई। और क्या बताया,
हाँ, तो यही इन्होंने बताया कि जो इनका डीएनए है ना, ये क्या है, फ्री है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली है, ठीक है। लेकिन इसको जब ये क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, तो इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो फ्री तो होता है साइटोप्लाज्म में, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड डीएनए, क्योंकि ये न्यूक्लियोइड के फॉर्म में कॉम्पैक्ट रहता है, ठीक है। पूरे साइटोप्लाज्म में फ्रीली होता है, लेकिन ये कॉम्पैक्टेड फॉर्म में ही होता है, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड डीएनए। ओके, अब बात करेंगे बेटा आगे। ये वाला इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आपको बता दिया है। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीजोसोम, is a characteristic of prokaryote. They are essentially infolding of the cell membrane. ये important है बेटा, इसको याद रखेंगे। सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा, स्लाइड काफी ज्यादा, इसको पढ़ेंगे। सेल इनवेलप के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। Most prokaryotic cell, particularly the bacterial cell, have a chemically complex cell envelope. ठीक है, the cell envelope consists of a tightly bound three-layered structure, that is outermost glycocalyx, followed by the cell wall and then the plasma membrane. ठीक है, तो जो इनका सेल एनवेलप है वो किससे मिलके बना है बच्चों, 3 लेयर है इसमें। जो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है, हमारी ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद है वेट, ठीक है। तो जो हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है बच्चों, वो है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गई हमारी ग्लाइकोकैलिक्स, ये हो गई हमारी सेल वॉल, और उसके बाद सबसे नीचे हमारी क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये है हमारा सेल इनवेलप, सेल इनवेलप ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। सेल इनवेलप ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, और ये है एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसके इतने पार्ट की जो है, इसका ये वाला जो है क्या है, इनलार्ज व्यू है। नेक्स्ट, each layer of the envelope perform distinct function, they act together as a single productive unit. ठीक है, bacteria can be classified into two groups based on the basis of differences in cell envelope and the manner in which they respond to staining procedures developed by gram stain होती है, that those that take up gram stain are called gram positive and other that do not called gram negative bacteria. ठीक है, glycocalyx differ in composition and thickness among different bacteria. It could be a loose sheath called slime layer in some, while in other it may be thick and tough called the capsule. The cell wall determines the shape of the cell and provide long structural support to prevent the bacterium from the bursting or collapsing. तो यहाँ पे जो है सेल, ये हमारा एक तो सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम कर रहा है, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह भी काम करता है। और यहाँ पे सेल वॉल का अलग फंक्शन है बेटा। सेल वॉल क्या करता है, एक तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी कैसी होगी बेटा, ये हमारी क्या होगी, सेमी परमिएबल होगी,
और और क्या होगी साथ ही साथ, यही जो है इनफोल्ड होगी, इनफोल्ड, इनसाइड, इनफोल्डिंग इनटू मीजोसोम्स। और जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है बेटा, ये हमारी ग्लाइकोकैलिक्स, ये क्या है, ये सबसे हमारी आउटर लेयर है, ठीक है। इसी के आधार पे जो है बैक्टीरिया रिस्पॉन्ड करेंगे किसको, ग्राम पॉजिटिव स्टेन को और ग्राम निगेटिव स्टेन को, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया जो है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या हो गए बच्चों, ग्राम पॉजिटिव स्टेन, ग्राम पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो एक ग्राम स्टेन होती है बेटा, अगर उसको स्टेन लेते हैं तो कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड टू ग्राम स्टेन and don't respond to ग्राम स्टेन, ठीक है। अब आप ही बताओ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव स्टेन को रिस्पॉन्ड करेगा वो क्या होगा, उसकी जो सेल इनवेलप होगी वो थिन होगी, है ना, थिन होगी तभी तो स्टेन करेगा, ग्राम स्टेन जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगी। जो ग्राम नेगेटिव स्टेन होंगे वो क्या करेंगे, वो उनकी जो सेल इनवेलप होगी वो इतनी थिक, इतनी स्ट्रांग होगी कि वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, इसीलिए ग्राम स्टेन को क्या करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। जो ग्राम स्टेन लेते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, जो ग्राम स्टेन नहीं लेते उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। अब जो ग्लाइकोकेलिक्स लेयर है बेटा, ये डिफर करती है कंपोजिशन और थिकनेस में, तो ये लूज शीट के फॉर्म में होती है जिसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं, और कुछ में जो है ये थिक एंड टफ होती है जिसे कैप्सूल कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ग्लाइकोकेलिक्स लेयर, ग्लाइकोकेलिक्स लेयर लूज स्लाइम लेयर थिक एंड रेजिस्टेंट, इसे कहते हैं कैप्सूल। तो आप समझ में आया कि कैप्सूल हमारा क्या होता है। आप लोग जो है पढ़ते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, तो उसमें बस कुछ नहीं होता, उसमें जो ये हमारा ग्लाइकोकैलिक्स वाला लेयर है, अगर ये बहुत ही टाइट है, बहुत ही टफ है, बहुत ही रिजिड टाइप का है, तो उसे हम लोग कहेंगे कैप्सूल। और अगर वो बहुत ही लूजली कनेक्टेड है एक दूसरे से, बहुत ही स्लाइम लेयर है, तो उसे हम लोग कहेंगे स्लाइम लेयर, ठीक है। तो ये सिर्फ ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से कैप्सूल और स्लाइम लेयर में डिवीजन होता है बैक्टीरिया का, ठीक है। और क्या काम है बेटा, शेप ऑफ सेल बनाती है हमारी सेल वॉल, प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और क्या करती है, बैक्टीरिया को प्रिवेंट करती है कोलैप्स करने से, प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम कोलैप्स एंड बस्ट, ओके, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, चाहे यूकैरियोट की हो चाहे प्रोकैरियोट्स की, वो सेलेक्टिवली परमिएबल ही होती है। वो कुछ आयंस, कुछ जो है चीज़ों को अपने में से होकर जाने देती है, और कुछ जो होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक चैनल्स वगैरह होते हैं, उनके थ्रू जाती है, क्योंकि वो क्या है ना कि जो इन, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको डिटेल में कि किस तरह का उसका नेचर होता है, किस वजह से ऐसा होता है ना। हाइड्रोफिलिक हेड होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो बीच में होती है, तो वो अपने आप से में से होके हर चीज को जाने नहीं देती है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है नेचर में, और इंटरेक्ट करती है आउटसाइड द वर्ल्ड के साथ, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली ऑफ दैट ऑफ यूकैरियोट, तो यूकैरियोट की तरह ही होती है, लेकिन इनमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज देखने को मिलती है प्रोकैरियोट्स में, वो ये है बेटा कि जो स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ही मीजोसोम, विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द
सेल, तो मैंने अभी बताया सेल के अंदर क्या होती है, ये इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स आप देख सकते हो, वैक्यूल्स के फॉर्म में भी देख सकते हो, लैमेली के फॉर्म में भी देख सकते हो, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में भी देख सकते हो, इस तरह से भी बन जाएगी, है ना। तो इन्होंने कहा कि एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑफ इज मेसोसोम विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, दीज एक्सटेंशन आर फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। तो मीजोसोम का क्या काम हो गया भाई, ये मीजोसोम का काम आ गया निकल के, ठीक है। मीजोसोम जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोट का, लेकिन ऐसा क्या है कि मीजोसोम इंपॉर्टेंट है इनके लिए, तो मीजोसोम का फंक्शन हम लोग देखेंगे। मीजोसोम्स फंक्शन, पहला, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, और किस में हेल्प कर रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में, और रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, सेक्रीशन प्रोसेस में भी हेल्प कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं बच्चों, इंक्रीज कर रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर पीएम। In some prokaryote like cyanobacteria, there are other membranous extension into the cytoplasm called chromatophore which contain pigment। बेटा कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, हमने पढ़ा है। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उनमें क्या है कि क्रोमेटोफोर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्रोमेटोफोर क्या होते हैं बेटा, ऐसी क्रोमेटोफोर जो होते हैं उनमें क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। तो पिगमेंट्स की वजह से ये क्या करेंगे, ऑटोट्रॉप होंगे, अपना फूड खुद बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो बैक्टीरियल सेल क्या है, मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। मोटाइल होने के लिए इनमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, फैक्टी जो है वो फ्लैजिला प्रेजेंट होना चाहिए। तो जो बैक्टीरिया मोटाइल होंगे उनमें क्या प्रेजेंट होगा, एक फिलामेंटस एक्सटेंशन प्रेजेंट होगा उनकी सेल वॉल से निकला हुआ, जिसे कहेंगे फ्लैजिला। बैक्टीरिया शो अरेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। हाँ, तो कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, कुछ यूनिफ्लैजिलेट होते हैं, कुछ डाईफ्लैजिलेट होते हैं, है ना। तो बैक्टीरिया जो है अलग अलग कैटेगरी में भी डिवाइड है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फ्लैजिला दे हैव। तो if motile, they have thin filamentous extension from their cell wall called flagella. Bacteria show range in number and arrangement of flagella. Bacterial flagellum is composed of three parts: filament, hook, and basal bodies. The filament is the longest portion and extend from the cell surface to the outside hook. इसको समझते हैं बेटा। ये देखो, ये यहाँ पे क्या है, ये है पूरी की पूरी हमारी सेल वॉल, ठीक है। ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो सेल वॉल में धसा हुआ पोर्शन है, इसको क्या कहेंगे, बेसल ऑपरेटस कहेंगे। ये बेसल ऑपरेटस है फ्लैजिला का। उसके ऊपर वाला पार्ट है जो, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हुक। और हुक से जो निकला हुआ पार्ट है बेटा, ये है हमारा फ्लैजिलम। ये हमारा फ्लैजिलम है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, फ्लैजिलम कह रही हूँ, ये है हमारा फिलामेंट। और फिलामेंट क्या है, हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे फ्लैजिलम लिया गया है, उसी का एक इनलार्ज व्यू है ये। तो सेल वॉल से जो अटैच है वो हमारा बेसल ऑपरेटस है। बेसल ऑपरेटस के ऊपर क्या है, हुक है। और हुक से जो निकला हुआ पार्ट है फिलामेंट, ये क्या है, हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट है। तो ये है एक फ्लैजिलम का डायग्राम। फिर फ्लैजिला के अतिरिक्त क्या है, पिलाई एंड फिम्बरी आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक जो है क्या देख लिया, फ्लैजिलम देख लिया। उसके अतिरिक्त आप ऐसे ना क्या देखोगे, कुछ पिलाई देख लोगे, और कुछ सरफेस स्ट्रक्चर पे इस तरह से कुछ थिन, ऐसे बहुत ही पतली पतली स्ट्रक्चर क्या देखोगे, फिम्बरी भी देख लोगे, ठीक है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर पिलाई भी देख लोगे, कुछ स्ट्रक्चर जो है आप फिम्बरी भी देख लोगे। ये स्मॉल ब्रिसल लाइक होते हैं, फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये क्या है, पिलाई जो है वो हमारी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ सम स्पेशल प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन इसमें दिया नहीं है, तो ये क्या है, इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी बेटा पिलाई।
तो पिलाई का फर्दर यूज़ हम लोग देखेंगे जब हायर क्लासेस में जाओगे, तो देखोगे कि ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया के, तो इसीलिए इसमें पिलाई होते हैं। और फिम्बरी जो होते हैं ये क्या है बेटा, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को अटैच करने में रॉक्स में, स्ट्रीम्स में या फिर होस्ट टिश्यू में। तो फिम्बरी का हमारा क्या काम हो गया, जो है हमारा ये फ्लैजिला, लोकोमोशन, पिलाई, कॉन्जुगेशन, फिम्बरी, अटैच टू द, अटैचमेंट में लिख देती हूँ, अटैचमेंट में हेल्प करता है कहाँ पे, स्ट्रीम हो गई, होस्ट हो गया, ठीक है, और कहाँ पे दिया था, रॉक्स वगैरह। रॉक्स इन स्ट्रीम और होस्ट टिश्यू, ठीक है। तो तीन तरह की चीजें सेल की सरफेस पे देखी जा सकती हैं एक प्रोकैरियोट की, जिसमें है हमारा फ्लैजिला, प्लाई एंड फिमरी। फ्लैजिला भी कई तरह के हो सकते हैं, एक फ्लैजिला भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फ्लैजिला का नंबर जो है वो वेरी कर सकता है। और जो प्लाई है वो ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होगा, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा। और फिमरी जो है वो अटैचमेंट में हेल्प करेगा रॉक्स में, होस्ट के टिश्यू में। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। ये केवल यही एक ऑर्गेनल हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स में, ओनली ऑर्गेनल, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं। दे आर अबाउट 15 nm बाई 20 nm इन साइज, तो ये 15 से 20 nm के साइज के हो सकते हैं। और ये दो सब यूनिट के बने होते हैं, दो सब यूनिट के सब में बने होते हैं बेटा, यूकैरियोट्स में भी प्रोकैरियोट्स में, बस जो है सब यूनिट अलग अलग होता है। तो जो प्रोकैरियोट्स में है वो क्या है, 50s है प्लस 30s है, ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है, 70s राइबोसोम। तो प्रोकैरियोट्स में हमारी किस तरह के राइबोसोम है बेटा, 70s प्रोकैरियोट्स राइबोसोम। Ribosome are the site of protein synthesis. Several ribosome may attach to the single mRNA and form the chain called polyribosome or polysome. The ribosome of a polysome translate the mRNA into protein. ये नीट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अब क्या है ना कि ये मान लो ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, ये जो है आरएनए प्रेजेंट है। अब आरएनए प्रेजेंट है तो इसमें क्या है, एक एक साथ जो है ना कई सारे राइबोसोम, एक राइबोसोम ये है, एक राइबोसोम ये है, एक राइबोसोम ये है, एक राइबोसोम ये है। तो कई सारे राइबोसोम एक साथ मिलके जो है क्या कर रहे हैं, एमआरएनए की सिंथेसिस कर रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे, मैंने एमआरएनए बोल दिया, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, एक्चुअली ये एमआरएनए है और इससे क्या कर रहे हैं, कई सारे राइबोसोम मिलके क्या कर रहे हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम्स। अब इसको करने के पीछे का रीजन ये होता है बेटा, देखो जो एमआरएनए होता है इसकी लाइफ बहुत कम होती है, तो एमआरएनए बहुत जल्दी डिग्रेड होता है और फिर ये साइटोप्लाज्म में क्या है, फ्रीली भी अवेलेबल है, इनके पास कोई मेम्ब्रेन भी नहीं है जो डैमेज से प्रोटेक्ट कर सके, जो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से इसको बचा सके। इसीलिए यहाँ पे ये प्रोसेस होता है ताकि जो है
प्रोटीन की सिंथेसिस एमआरएनए की डिग्रेड होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो कई सारे राइबोसोम जो है वो क्या करते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, इससे वो लोग कम समय में ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम का, ठीक है। और किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में आप पॉलीराइबोसोम नहीं देखोगे। द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे इसको। Inclusion bodies reserve material in prokaryote cell are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies। तो inclusion bodies जो cytoplasm में present होगी बेटा, वहाँ पे क्या होगा? reserve material present होगा। These are not bound by any membrane system and lie free in the cytoplasm। तो इसमें क्या है कि ये किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड तो है नहीं, ये साइटोप्लाज्म में जो है फ्रीली दिखेंगे आपको। देखो, राइबोसोम हो गया, इंक्लूजन बॉडी हो गया, ये सब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं। जैसे अब इनमें क्या स्टोर होगा? इंक्लूजन बॉडीज में फॉस्फेट ग्रैन्यूल स्टोर हो सकते हैं, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल स्टोर हो सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल हो सकते हैं, गैस वैक्यूल हो सकते हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फॉस्फेट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये सब हो सकते हैं, जैसे गैस वैक्यूल वगैरह हो गया। तो ये बात हो गई बेटा हमारी एक प्रोकैरियोटिक सेल की। आगे के लेक्चर में हम लोग बेटा बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की, और उसके बाद हम लोग सेल ऑर्गेनल्स पूरा खत्म करके कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर को। उसके बाद हम लोग एक इसी वाले टॉपिक का थोड़ा सा एमसीक्यू या पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग सेल साइकिल वाले चैप्टर पे मूव करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे बेटा। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, यानी कि हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।